हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? चलो, आपकी साइंस की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। चलो, आज हम लोग कक्षा 9 का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, इसको इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कहते हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे। जो भी एक्टिविटी या क्रियाकलाप होगा उन सब चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और एक एक चीज़ों को समझते हुए बिल्कुल एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। आराम से अपने सिटिंग एरिया में कॉपी पेन ले करके आराम से बैठ जाइए और बैठ करके हमेशा जब भी वीडियो देखें तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास कॉपी कलम ले करके बैठ करके देखोगे वीडियो तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। साथ ही साथ आप नोट्स करते जाओगे, जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई जाएगी उनको। तो इससे क्या होगा, आपको बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें देखोगे यहाँ तक कि वर्ड्स से तो आप क्या है वाकिफ़ है, यहाँ तक के वर्ड जान रहे हैं हमारे, यानी हम सब के आसपास के। देखो एक चीज़ इसमें क्या है, नया वर्ड जुड़ गया, पदार्थ। पदार्थ किसको कहेंगे? ठीक है, तो सुनो, पहले जो है अपने आसपास जहाँ पे बैठे हो अपने आसपास जितने भी चीज़ों को देखोगे, ठीक है, उनका एक लिस्ट बनाओ। जैसे कि मान लो आप अपने आसपास अभी जहाँ पे बैठे हो वहाँ देखोगे जितने भी चीज़ें आसपास देख रहे हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उन चीज़ों का लिस्ट बनाओगे तो जितने चीज़ों को आप देख पा रहे हो, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं? बेसिकली पदार्थ कहते हैं। तो वो तो सिंपल हो गया कि भाई अब ऐसे कैसे कह देंगे, जिनको देख रहे हैं पदार्थ कहेंगे ये वो। तो देखो इसके लिए क्या था कि स्टार्टिंग में जो हमारे प्राचीन में जो दार्शनिक हुआ करते थे वो क्या कहते थे कि कोई भी पदार्थ जो है मूलतः पंच तत्व से मिलकर के बना होता है। कोई भी पदार्थ लेते थे वो क्या होता है, पंच तत्व से मिलकर बना होता था। जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के कोई भी चीज़ बना होता था। यानी अगर पदार्थ की भौतिक मूलभूत अगर इकाई की बात करी जाए, स्टार्टिंग में किनको माना जाता था? इन्हीं 5 को भौतिक मूलभूत इकाई माना जाता था किसी भी पदार्थ के लिए, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। ठीक है, लेकिन अभी जैसे जैसे साइंस डेवलप करते गई, जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, उस तरीके से क्या होते गया, चीज़ें नई नई पता चलते गई और उस हिसाब से आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार वर्गीकृत किया, यानी डिवाइड किया। ठीक है, तो मॉडर्न डे के हिसाब से अगर हम लोग पदार्थ की बात करेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हो अपने आसपास जितने भी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, हर वो वस्तु, ठीक है, सिंपली क्या कह सकते हैं, पदार्थ हर वो चीज़ जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो। हर वो चीज़ जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा वो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ की परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो वस्तु या वो चीज़ जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। मेन चीज़ जो है पदार्थ में ये 2 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला चीज़ क्या होना चाहिए, उसका द्रव्यमान होना चाहिए, साथ ही वो क्या करना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पदार्थ कहेंगे। अब अपने पास आसपास जितने भी चीज़ें देख रहे हो, जैसे मान लो पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी, जिस टेबल पे बैठे हो वो टेबल हो गया, पेन, कॉपी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उन सब चीज़ों को देखोगे तो उनका अपना द्रव्यमान यानी क्या है, मास है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। ठीक है, और स्थान घेरती है यानी उसका क्या है, अपना कोई वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम हो और साथ ही साथ क्या करता हो, द्रव्यमान हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो पदार्थ का आपको डेफिनेशन पता चल गया कि हर वो चीज़ जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ये बात क्लियर है? चलिए,
पदार्थ का भौतिक स्वरूप को समझते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? तो इसमें पहला जो भौतिक स्वरूप है उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के और बना होता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या था, पुराने जो हमारे क्या थे, जितने भी दार्शनिक थे उनका मानना था कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। यानी लकड़ी का टुकड़ा देखोगे तो क्या है, बिल्कुल इस तरीके से कठोर होता है और बिल्कुल लेयर वाइज होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो उनका क्या कहना था कि कोई भी पदार्थ हो तो लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके का लकड़ी का, बड़ी लकड़ी ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी छोटी टुकड़ी लेंगे तो इस तरीके का होता है, ये कहना था उनका। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ते गया, डेवलप करते गया, उन्होंने क्या कहा कि पदार्थ जो होता है वो रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। यानी छोटे छोटे बिल्कुल इस तरीके से कणों से मिलकर के और बना होता है जितना भी पदार्थ होता है वो। ठीक है, अब ये कैसे कहेंगे कि लकड़ी के टुकड़े के जैसा सतत होता है या कणों से मिलकर के बना होता है? तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, चलो एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या किया गया कि एक 100 ml का बीकर ले, यानी आप बीकर मान लीजिए नहीं लोगे तो सिंपली क्या करो, एक गिलास ले लो, गिलास ले लो जो डिस्पोजल आता है, ठीक है, वो ले लो, उसमें पानी भर लो 100 ml। ठीक है, अब उसका क्या करो, मार्क कर लो, निशान लगा लो, चाहे आप पेन से लगा सकते हो, टेप से लगा सकते हो, किसी भी तरीके से निशान लगा दो। ठीक है, फिर क्या करना है, उसमें नमक अथवा चीनी को, नमक अथवा चीनी 1 या 2 चम्मच डाल दीजिए। उसको क्या करना है, कांच की छड़ की हेल्प से उसको घोल लेना है। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें कि उसके स्तर में किसी तरीके का कोई बदलाव आया है क्या, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं। क्या आपके अनुसार नमक अथवा शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ये 3 सवाल है आपके पास। तो यहाँ आपके पास दे रखा है, मान लीजिए अगर आपने ये गिलास लिया, ठीक है, बीकर लिया, बीकर के जल में जब आप नमक डालोगे तो मान लीजिए इसका पानी का लेवल ये है, तो देखोगे जैसे नमक डालोगे पानी का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, नमक जैसे डालोगे, चीनी डालोगे, जो मार्क किए रहोगे उससे क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा। फिर जब इसको घोल दोगे पूरा तो फिर से लेयर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले लेवल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी जैसे नमक अथवा चीनी पूरा घुल जाएगा, लेयर स्टार्टिंग वाले के बराबर हो जाएगा, यानी लेयर नहीं बढ़ता है। ठीक है, लेयर नहीं बढ़ता है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता उसके स्तर पर। नमक अथवा शर्करा का क्या हुआ होगा? ठीक है, क्या हुआ होगा, तो आप इसमें क्या होता है, जैसे इसको हम लोग घोलते हैं तो क्या होता है, जो नमक अथवा शर्करा यानी चीनी लेते हैं वो जल के कणों के बीच में क्या होते हैं, इसके कण इस तरीके से समावेशित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसका जो स्तर होता है जल का वो बढ़ता नहीं है। एक पूछा गया ये कहाँ गायब हो गए, तो ये गायब नहीं होते हैं, उनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होती है उसमें क्या होते हैं, ये जाकर के और समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आपका है, इसको आप आराम से घर पे अपने करना। ठीक है, इसको घर पे अपने करना। बीकर नहीं मिलेगा आपको, बीकर की जगह क्या यूज कर लेना, आप गिलास यूज कर लेना। आपके घर में चीनी अथवा नमक मिल ही जाएगा। ठीक है, एक कांच का ये नहीं मिलेगा मिलाने के लिए, तो आपके पास चम्मच तो है ही। ठीक है, तो इस चीज़ से आप इस एक्सपेरिमेंट को, एक्टिविटी को खुद करके देखोगे तो जो जो चीज़ें हमने बताई वो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, जब हम जल में नमक अथवा चीनी को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें क्या होते हैं, समावेशित हो जाते हैं। चलिए, बात क्लियर है। इस एक्टिविटी को आप खुद एक बार घर में करना। दूसरा भौतिक स्वरूप देखेंगे किसका, पदार्थ के कणों का।
तो दूसरा क्या है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बिल्कुल इतने छोटे होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए अब फिर से क्या है, हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है। आप इस एक्टिविटी को भी घर पे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला गया, आपको पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोल लें। अब मान लीजिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट स्कूल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो भाई बिल्कुल एकदम देसी लोग हैं, अपने कुछ ना कुछ उपाय लगा लेंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले होली खेले होगे, क्या करना, होली खेले हुए जो कलर है उस कलर को लो आप और थोड़ा सा कलर क्या करना, डिजोल्व कर लेना। ये तो कर ही सकते हो। चलिए, ये करने के बाद अच्छे से मिला लो। 4-5 गिलास ऐसे डिस्पोजल के ले लेना। सब में पहले 90 ml डालना पानी। कितना डालोगे, 90 ml। और पहले वाले में 100 ml, उसमें क्या करोगे, घोल लिए। अब इस 100 ml में से अब देखोगे वो डॉक्टर आसपास रहते होंगे ना, तो उससे एक सिरिंज ले लेना। ठीक है, वो आपको सिरिंज दे देंगे। ठीक है, तो सिरिंज से 10 ml क्या करोगे, आप यहाँ से निकालोगे, इसको दूसरे वाले गिलास में डालोगे। तो 90 + 10 कितना हो गया, ये 100 हो जाएगा। फिर इसको अच्छे से मिला लेना। फिर यहाँ से 10 ml लेकर के अगले वाले में, फिर इसी तरीके से क्या करना, 4-5 बार इस एक्टिविटी को करना। तो आप क्या देखोगे, पहले वाले में बहुत ज़्यादा कलर था, दूसरे वाले में कलर कम हो रहा है। इस तरीके से कलर कम होते चला जाएगा, धीरे धीरे कलर कम होते चला जाएगा। लेकिन देखोगे लास्ट वाले में भी कुछ ना कुछ कलर दिख रहा है। तो ये कलर कैसे दिखता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसको हम लोग घोलते हैं, पदार्थ के जो कण है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूटना शुरू करते हैं। तो ये टूटते रहते हैं। ठीक है, और तब तक टूटते हैं जब तक कि उसका फिर से और टूटना पॉसिबल ना हो सके। तो इसी चीज़ को क्या कह रहा है इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, यानी 1 लीटर नहीं, कितना 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण, यानी छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। ये छोटे छोटे कणों में, टुकड़ों में विभाजित होते रहते हैं। एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसी जब छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते ना, तो इसी पार्टिकुलर कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम। यानी जिसको आप और आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इस प्रक्रिया को आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटोल से भी कर सकते हो। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कह रहा है, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमने भौतिक स्वरूप देखा कि पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर के बना होता है, और दूसरा क्या है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी उनके जो कण हैं उनका क्या क्या गुण होता है। तो पहला तो अभी हमने देख लिया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस एक्टिविटी को कैसे देखा हमने, अभी देखा जब चीनी और या नमक को जब घोले तो क्या देख रहे हैं, ये उनके बीच में समावेशित हो जा रहा है। यानी इससे क्या पता चल रहा है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है। ठीक है, सेम चीज़ को दे रखा क्रियाकलाप 1.1 अथवा 1.2 में नमक, शर्करा अथवा डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी अथवा नींबू पानी बनाते हैं तो वो भी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में समावेशित हो जाते हैं। और ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त स्थान यानी रिक्त स्थान होता है। तो पहला अभिलाक्षणिक गुण क्या हो गया, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है। ठीक है, दूसरा अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास 2 एक्टिविटी है। ठीक है, अब देखो पहला एक्टिविटी क्या है कि मान लीजिए अपने क्लास में या घर में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। फिर क्या करें, इसकी सुगंध लेने के लिए देखें कि आपको इसके कितने नज़दीक जाना पड़ रहा है। उस डिस्टेंस को आप नोट कर लें।
सेम चीज़ को क्या करें, अगरबत्ती जला करके और सेम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और अपना जो प्रेक्षण है, जो भी आपने देखा इसमें ऑब्जर्व किया, उसको क्या करेंगे आप नोट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, इस एक्टिविटी को आप घर पे खुद करना ट्राई करना एक बार। देखेंगे जब अगरबत्ती बुझी हुई है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सामने तक जाना पड़ता है। अगरबत्ती का सुगंध लेने के लिए सामने तक जाना पड़ेगा। वही अगरबत्ती अगर जली हुई है तो दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि अगरबत्ती जल रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के जो कण है वो क्या निरंतर गतिशील है। यानी जब अगरबत्ती जलेगी तो उसके कण जो वायु में मिल जा रहे हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होकर के आपके नाक तक जाते हैं, जिससे आप उसकी खुशबू अथवा सुगंध से उस चीज़ को पता लगाते हो। ठीक है, अगला एक्टिविटी क्या है आपके पास। हाँ, यहाँ से आप एक चीज़ और ये कह सकते हो कि जब अगरबत्ती जल रही है तो इसमें क्या है, तापमान बढ़ जाएगा। यानी तापमान बढ़ रहा है और आपको दूर से ही पता चल रहा है। यानी क्या कह सकते हैं, तापमान बढ़ने से जो गति होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। गति क्या होती है, बढ़ जाती है। और तापमान घटाने से गति क्या होगी, घट जाएगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला एक्टिविटी क्रियाकलाप क्या आपके पास, जल से भरे 2 गिलास लें। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल अथवा नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डालें। ठीक है, इसको आप घर पे कर सकते हो। 2 सिंपल ऐसे गिलास ले लो। ठीक है, पानी भर लेना दोनों गिलास में, एक में इंक डालना, दूसरे में शहद डालना। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जिसमें इंक डालोगे ना, डालते ही क्या होगा, वो बिल्कुल इस तरीके से मिलना घुलना शुरू हो जाएगा। जबकि जिसमें शहद डालोगे ना वो बिल्कुल सीधे चला जाएगा और नीचे बैठेगा। ठीक है, वो आसानी से, जितना जल्दी आपका इंक घुलेगा उतना जल्दी शहद नहीं घुलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप, इस एक्टिविटी को आप खुद कर सकते हो। स्याही की बूंद तुरंत डालने पर आपने क्या देखा, आप ये देखोगे कि वो घुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, विस्तृत होना शुरू हो जाता है, विस्तरण उसका शुरू हो जाता है। शहद की तुरंत बूंद डालने के तुरंत बाद क्या होता है, देखोगे कि तुरंत बाद बिल्कुल वो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा ही घुलता है, नीचे जाके वो बैठ जाएगा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने देर अथवा कितने घंटे लगेंगे। तो अगर मान लो आप छोड़ दोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे जो स्याही का रंग है वो पूरे पानी में घुल जाता है। जबकि देखोगे जो शहद ले रखे हो, मधु ले रखे हो या हनी ले रखे हो, उसको देखोगे, उसको घुलने में क्या लगता है, समय लग जाएगा। ठीक है, अगली एक्टिविटी है आपके पास, एक गिलास में गर्म पानी ले, दूसरे में ठंडे पानी ले। अब क्या करें, कॉपर सल्फेट अथवा पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दे उसमें। इसको आप स्कूल से ले सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप इसको कोई भी पूजा भंडार से लेकर के जा सकते हो। आप खुद जा सकते हो अथवा किसी को भी, मान लीजिए आपके घर से कोई पूजा वूजा लेने जाएंगे तो उनको बोलना, हिंदी में इसको कहा जाता है नीला थोथा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट आपको मिल जाएगा। क्या करना है, एक एक क्रिस्टल डाल देना है और उनको हिलाना नहीं है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। फिर क्या करना है, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, और इससे ठोस द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। देखो, जब डालोगे तो देखोगे जो गर्म पानी वाला गिलास है ना, उसमें देखोगे वो आसानी से जल्दी से मिलना शुरू हो जाता है, जबकि जो ठंडे पानी वाले में उसमें जल्दी नहीं मिलता है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठोस और द्रव के कणों के बीच में क्या पता चलता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी ठोस होते हैं, द्रव के कणों के बीच में क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अर्थात उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, निरंतर गतिशील होते हैं, मूव करते रहते हैं, और उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों के गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है,
और हम लोग इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लोगे और इस चीज़ को ध्यान रखोगे। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और साथ ही उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे आपने डाला तो क्या देखा है कि उनमें अंतर मिश्रित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि विसरण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि दो विभिन्न पदार्थों के स्वतः एक दूसरे में उनके कणों का मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमें ये भी पता चला कि गर्म करने पर विसरण क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्यों तेज होती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसीलिए क्या होती है, तापमान बढ़ने से कणों की गति भी तेज हो जाती है, इसीलिए विसरण का गति भी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। चलिए, ये सारी बातें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, अगला जो इसमें पढ़ना है हमें, अभिलाक्षणिक गुण में से, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में से जो अगला पॉइंट पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी आपको दिया गया। क्या करोगे, स्कूल जब जाओगे तो 4-5 ग्रुप बनाओ, जिसमें पहले ग्रुप को इस तरीके से क्या करेंगे, एक दूसरे के पीछे हाथ इस तरीके से, जैसे कर्मा वगैरह में, बिहू वगैरह में, या मान लो सरूल वगैरह में नाचते हैं, वैसे क्या करना है आपको, इस तरीके से पीछे से पकड़ करके क्या करना है, ग्रुप बनाना है। दूसरा ग्रुप बनाओगे जिसमें क्या करेंगे, वो हैंड शेक करेंगे, यानी हाथ मिला करके एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। और तीसरा जो ग्रुप बनाओगे वो क्या करेगा, सिर्फ उंगली के सिरे से छूकर एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, चौथा ग्रुप जो रहेगा इन तीनों ग्रुप को तोड़कर छोटे छोटे ग्रुपों में यानी समूह में बांटने का प्रयास करेगा। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको आप क्या करोगे, लिखोगे। आप किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों था। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो छू करके सिर्फ रखे थे उनको तोड़ना क्या सबसे ज़्यादा आसान है, फिर जो हाथ पकड़ के रखे हुए हैं उनको तोड़ना आसान है, और इनको तोड़ना क्या होगा, सबसे मुश्किल होगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। अब ऐसा क्यों है, तो क्या कह सकते हैं, ये एक दूसरे को बिल्कुल कस के पकड़े हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा आकर्षित किए हुए हैं। दूसरे वाले इससे कम थे और तीसरे वाले सबसे कम थे, यानी उनके आकर्षण के हिसाब से क्या कह सकते हैं, तो इसी चीज़ को क्या कह सकते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इनको अगर मान लीजिए एक एक स्टूडेंट को अगर कण मान ले तो इस तरीके से क्या होता है, पदार्थ में कण बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, अलग अलग तरीके से। किसी में बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, किसी में कम आकर्षित होते हैं, तो किसी में बहुत कम आकर्षित होते हैं। बात क्लियर है। चलो, अगला क्रियाकलाप जो है उसमें क्या कहा गया है कि एक लोहे की कील ले, एक चौक का टुकड़ा ले और एक रबड़ बैंड ले। ठीक है, इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर अथवा खींच कर भंगुर करने यानी तोड़ने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से जुड़े हुए हैं, तो आप देखोगे चौक के टुकड़े को जैसे ही पीटोगे ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। रबर बैंड को खींचोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वहीं अगर लोहे की कील को खींचना चाहोगे तो खींचेगा भी नहीं, मारोगे तो टूटेगा भी नहीं। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लोहे की कील के जो बल होंगे, कण जो होंगे एक दूसरे से बिल्कुल अधिक बल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर रबड़ बैंड का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, चौक के टुकड़े का, है ना। अगला क्या है आपके पास, एक थाली में जल ले ले, पानी ले लें, उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है, उस चीज़ को गौर करेंगे।
जल की सतह ना कटने का कारण क्या होता है, नहीं कटने का कारण क्या होगा, इस चीज़ को आप बिल्कुल एक्टिविटी करो और कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सारा चीज़ पढ़ने के बाद हमारे पास 3 या 4 सवाल है। इन चारों सवालों के आप क्या करोगे, खुद एक बार आंसर करने की कोशिश करोगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में क्या करेंगे, पहले इसके आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे।